corruption avoidance strategy adopted by Tata Steel। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आपको बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर बनना है या इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ऑफिसर बनना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एचआर और आईआर सीखना है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस आप टाटा की कंपनी से सीख सकते हैं। किसी और के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है जो पहले भी जानी जाती थी, उसकी मिसालें दिया करते थे लोग। ह्यूमन रिसोर्स की प्रैक्टिसेस के बारे में जब भी बातें होती थी, आईआर की प्रैक्टिसेस के बारे में जब भी बातें होती थी, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, और ये सिर्फ पुराने जमाने की बातें नहीं है जब टाटा बनी थी। टाटा आज भी एक ऐसी कंपनी है जो आज के समय में भी जानी जाती है, जहां बहुत बड़े बड़े इश्यूज नहीं होते हैं, वो इतने बड़े होने से पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं। टाटा स्टील जिसके जो ब्रांचेस हैं एक तरीके से पूरे के पूरे भारत में फैले हुए थे, उस जमाने में व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन को एक्सिस्ट कर रही थी ब्लू कॉलर के एम्प्लॉय की यूनियन के साथ साथ, और इतनी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स थी दोनों ही यूनियंस के बीच में कि मजा आ जाएगा आपको सुनने मात्र भर से। अब बात ये आती है कि टाटा स्टील एज अ कंपनी क्या थी, क्या चल रहा था, कब कौन सी यूनियन पहले आई, कौन सी यूनियन बाद में आई। इंटरेस्टिंग बात ये है इस केस स्टडी की कि टाटा स्टील एज अ कंपनी जिसकी हम बातें कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस समय जमशेदपुर में थी, उसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो कोलकाता में था, जो ग्रुप हेड ऑफिस है वो मुंबई में था, और जिसका सेल्स ऑफिस थे वो पूरी भारत में स्कैटर्ड थे। अब बात ये आती है कि ये जो केस स्टडी है इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे थे टाटा में उस समय में, जिस समय ये वाकया हुआ था और जिस समय का ये केस हम सुलझा रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप यूनियन को अवॉइड कर सकते हो बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू, जैसे टाटा स्टील ने किया उस समय में। देखो, टाटा स्टील में 2 यूनियंस थी। एक यूनियन जो थी वो सिर्फ वर्कर्स के लिए थी, वो ऐसे वर्कर्स थे जिनको ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज कहा जाता था, और दूसरी यूनियन जो थी वो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज के लिए थी। मतलब टाटा स्टील में उस समय जितने भी ब्रांचेस थी ऑल ओवर इंडिया, 2 तरीके के लोग काम कर रहे थे। पहली कैटेगरी थी ऑफिसर्स की कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी थी नॉन ऑफिसर्स रैंक एम्प्लॉयज की कैटेगरी। अब ये जो ऑफिसर्स वाली कैटेगरी थी, ये वो लोग थे जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस में काम कर रहे थे टाटा स्टील के, या फिर सेल्स ऑफिसेस में काम कर रहे थे। ऐसे एम्प्लॉयज को व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज कहा गया। इन्हीं व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज ने मिल के संगठित होकर अपनी एक यूनियन बनाई थी, जो बाद में बनी है ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन के। जो दूसरा नॉन ऑफिसर एम्प्लॉयज थे उन्हें ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज कहा गया, जो माइंस में काम कर रहे थे, प्लांट्स में काम कर रहे थे, और उन्होंने अपने सुपरवाइजर्स के साथ मिलकर एक यूनियन बनाई थी जो ऑफिसर्स यूनियन से पहले की यूनियन थी, सबसे पहली यूनियन थी, जिसका नाम है टाटा वर्कर्स यूनियन या जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन। दोनों ही नाम से उसको बुलाया जाता था। ये यूनियन रिप्रेजेंट कर रही थी उन वर्कर्स को जो माइंस में काम कर रहे थे, यानी कि छोटे तबके का काम कर रहे थे, और इस यूनियन में उन वर्कर्स के सुपरवाइजर्स भी शामिल थे। इस यूनियन का मेन काम जो था वो था कि बोनस को देखना, लीव ट्रैवल अलाउंस को देखना, सारे के सारे लोगों के लिए। और इस यूनियन में तकरीबन 16,000 मेंबर्स थे। दूसरी यूनियन जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन है वो 1947 में बनी है, जो कोलकाता में रजिस्टर हुई है। अब बात यह है कि जो पहली यूनियन बनी है 1937 में, जो नॉन ऑफिसर्स की यूनियन थी, जिसको हम ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन भी बोल सकते हैं, ये यूनियन बोनस या एलटीए इश्यूज को देखती थी। सारे एम्प्लॉयज को, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज जो जमशेदपुर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में टाटा स्टील में काम कर रहे थे, वो सारे के सारे 16,000 एम्प्लॉयज। लेकिन अगर हम टाटा एम्प्लॉयज यूनियन की बात करें, जो व्हाइट कॉलर यूनियन का दूसरा नाम रखा गया था, जो दूसरी यूनियन बनी थी 1947 में, यहाँ पे सारे के सारे ऑफिसर्स रैंक के लोग काम कर रहे थे। और इस यूनियन की जो मेंबरशिप थी वो पहली यूनियन के मुकाबले इतनी ज्यादा नहीं थी, इसमें ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज थे। और जमशेदपुर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बिल्कुल भी एक भी एम्प्लॉय नहीं था टाटा एम्प्लॉयज यूनियन में जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन बनी थी, और इसका काम था सैलरी और बाकी बेनिफिट्स को देखना। लेकिन जमशेदपुर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जिस भी तरीके का जैसा भी, जैसे अगर वो सुपरवाइजर भी है, अगर वो वर्कर नहीं है, तो यानी कि वो एक ऑफिसर रैंक पे बंदा आ चुका है, भले ही वो प्लांट में काम कर रहा है, भले ही वो माइन में काम कर रहा है, लेकिन उसके सैलरी और बाकी बेनिफिट इश्यूज भी जमशेदपुर वर्कर्स यूनियन या टाटा वर्कर्स यूनियन ही देखेगी। वो
टाटा एम्प्लॉय यूनियन नहीं देखेगी। इस तरीके से सेग्रीगेशन था दोनों ही यूनियंस के बीच में कि ये यूनियन इस हिस्से को देखेगी और वो यूनियन उस हिस्से को देखेगी। मजे की बात ये है कि दोनों ही यूनियंस, व्हाइट कॉलर्ड एम्प्लॉयज की यूनियन जिसका नाम था टाटा एम्प्लॉयज यूनियन और दूसरी नॉन ऑफिसर्स की यूनियन, दोनों ही यूनियंस की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा मेल खाती थी। यानी दोनों ही यूनियंस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सिमिलर थी, जिसके वजह से जो उनके बीच की डायनामिक्स थी वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ऑफिसर्स रैंक की यूनियन थी जिसका नाम था टाटाज एम्प्लॉय यूनियन, ये यूनियन काफी करीब थी मैनेजर्स के और एग्जीक्यूटिव्स के, क्योंकि ये सैलरीड प्रोफेशनल्स थे। इनका जो एस्पिरेशन थी, लाइफस्टाइल था, इनकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की एक्सपेक्टेशंस थी वो थोड़ी अलग थी कंपेयर टू ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन के, क्योंकि वो वर्कर्स थे और ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे तबके के लोग थे। इन्हें पता था कि प्रमोशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से हमें आगे अप द लैडर बढ़ना है और टाइमली मैनर से बढ़ना है। इनकी जो एस्पिरेशंस है वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज के मुकाबले काफी यूनिक भी थी और काफी हटके भी थी। जैसे मैंने आपको पहले भी पार्ट 1 में बताया है कि केस स्टडी अपने आप में बहुत ज्यादा अलग हो जाती है, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जी हाँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज की यूनियन के बारे में या उनके ऊपर आज तक बहुत ही ज्यादा लिमिटेड स्टडीज, सीरियस स्टडीज हुई है, जिसमें से ये एक सीरियस स्टडी है जो टाटा स्टील में हुई थी। जैसे आप समझेंगे, वर्कर्स यूनियन को तो आपने बहुत समझ लिया, लेकिन अगर किस तरीके से आप उन वर्कर्स यूनियन को एक एजुकेटेड यूनियन के साथ रख के डायनामिक्स को चला सकते हो, प्लस मैनेजमेंट ज्यादा काम कर रही है यूनियन के मुकाबले, तो ये अपने आप में सीखने वाली और समझने वाली बात हो जाती है। इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और टॉपिक पे किसी भी तरीके का कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्रेनिंग दूं, काउंसिल करूं, आपको गाइड करूं, कोच करूं या मेंटर करूं, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई स्टार्टअप है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने एम्प्लॉयज को ऑनलाइन मोड के जरिए काउंसिल करूं, कोच करूं, ट्रेनिंग दूं या गाइडेंस दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.truly@gmail.com।